Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss the remaining part of chapter number 5th in geography, weather and climate. Some topic we have discussed in previous two videos like temperature and the factors which are affecting the temperature and the air pressure. Now we will discuss about the winds. Winds you know very well and you are feeling also. So what are the winds? How many types of the winds we will discuss in this video. Let us start. Winds. We already know that air moves from high pressure to low pressure regions. We have discussed in previous video that the air is moving from high pressure to low pressure. ठीक है कि high pressure it means the low temperature and the low pressure it means the high temperature. तो लो प्रेशर से और हाई प्रेशर की तरफ चलती हैं. ए विंड इज ए हॉरिजॉन्टल ब्लोइंग एयर एंड एयर करंट इज द वर्टिकली मूविंग एयर. कि जब हवाएं किस डायरेक्शन से चलती हैं, किस शेप में चलेंगी, हॉरिजॉन्टल मीन्स सीधी, और जब वर्टिकली थोड़ी तिरछी चलती हैं तब उसको क्या कहेंगे हम, एयर करंट. ठीक है. ए विंड इज नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इट इज़ ब्लोइंग फ्रॉम एंड द विंड which we are telling that the western and the southern they are coming from which direction we have given them a name. कई बार कहते हैं ना पछुआ पवने. पछुआ मीन्स पश्चिम से आने वाले जो पवने होते हैं उसको हम पछुआ पवने कहते हैं. गांव में आप लोग कहते रहते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज तो पिरवा चल रही है. पिरवा मतलब है पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पश्चिम से, इसलिए उनको पिरवा पवने या पश्चिमी पवने कहते हैं, जो क्या करती हैं, बारिश लाती हैं. ठीक है. For example, when the wind blows from the east, it is called an east wind. The winds in northern hemisphere blows towards the right and the winds of the southern hemisphere blows towards the left because of the rotation of the earth. कि जो हवाएं कहाँ से चलेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो कहाँ होंगी, राइट डायरेक्शन में, राइट, और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो क्या करेंगी, लेफ्ट, क्योंकि वो उल्टा हो जाती है. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ है वो कैसे घूम रही है, इसी डायरेक्शन में घूमती है. तो इसलिए विंड्स कैन बी जेंटल, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग. मीन्स द स्पीड इसकी क्या हो सकती है, जेंटल भी हो सकती है, मॉडरेट मतलब हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, और बहुत तेज़ स्पीड से भी चलती हैं. व्हेन देयर इज अ रैपिड चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द विंड्स ब्लो स्ट्रॉन्ग. जब बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होता है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, या तो बिल्कुल ही लो हो जाता है या बिल्कुल ही हाई हो जाता है, तो उस समय जो हवा की डायरेक्शन है, हवा की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है. द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज़ नोन एज ए एनीमोमीटर. ठीक है. कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, इसकी हवा की स्पीड को मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनीमोमीटर. एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिसाइडेड बाई ए विंड वेन. और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी भी कौन से डायरेक्शन से आ रही है, तो उसमें हम विंड वेन को सेट करते हैं, और वो उस विंड वेन पर जो एरो आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इस समय जो हवाएं हैं वो किस डायरेक्शन से आ रही हैं. ठीक है. अब आती हैं, देर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. 3 टाइप की जो विंड्स है. सबसे पहली है प्लेनेटरी विंड्स, सेकेंडली पीरियोडिक विंड्स, एंड थर्ड वन इज द लोकल विंड्स. Planetary winds means those who are coming from the planet systems. These are the permanent winds that blow throughout the year in a fixed direction. कि जो हवाएं हमेशा पूरे साल भर चलती हैं और क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रही हैं, चाहे वो साउदर्न हेमिस्फेयर में चल रही है, चाहे वो पोल से आ रही हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल एरिया से आ रही हैं, ये अलग मैटर है कि कहाँ कहाँ से आ रही हैं, लेकिन दे आर ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे वो प्रेशर हाई है या कम है, कोई इफेक्ट नहीं होता. दे आर कॉल्ड द प्लेनेटरी विंड्स. लाइक द ट्रेड ईस्टलाइज एंड वेस्टलाइज विंड्स आर प्लेनेटरी विंड्स. ट्रेड विंड्स जो व्यापारिक पवने इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हवाएं चलती हैं एक फिक्स डायरेक्शन होती हैं, और जो भी हमारी शिप्स जाती हैं जिनमें हमारा मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो उसी के क्या होती हैं, अकॉर्डिंग बिल्कुल सूटेबल होती हैं. ठीक है. उससे हमारे जो शिप्स वगैरह हैं वो डूबते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं. ठीक है. ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से आती हैं, इनको हम क्या कहेंगे, प्लेनेटरी विंड्स. ही एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है पीरियोडिक winds, मीन्स दे आर ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू द पीरियड, मीन्स दे आर चेंजिंग
ओके, these winds that change their directions every season like the monsoon winds in India are known as periodic winds. ठीक है, कि जैसे मानसून विंड्स जो हमारे देश में चलती है, कब चलती है, वो पीरियडिक टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, जैसे 1-2 महीने या 2-3 महीने जो चलती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेंगी, चेंज कर लेती हैं. ठीक है, देयर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स. जैसे एग्जांपल है आपका मानसून है, मानसून इंडिया के अंदर अभी चल रही है, मानसून हवाएं हैं, मानसून कहते हैं ना, मानसून आ गया बारिश होगी. तो ये क्या है, मानसून आने का मतलब क्या है, मानसून विंड्स इस समय चलेंगी. और ये मानसून विंड्स क्या हैं, अब क्या होगी, किससे चल रही है, समुद्र से स्थल की तरफ. ठीक है, तो समुद्र से आई हैं, कहाँ से, अरबियन सी से, इधर से आई हैं ये. तो इनके अंदर क्या होता है, पानी होता है, इसकी वजह से इन हवाओं से क्या हो रही है, बारिश. लेकिन कुछ महीनों के बाद ये मानसून विंड्स क्या कर लेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी और ये क्या चलेंगी, स्थल से समुद्र की तरफ. तो उस समय क्या होंगी, खाली होंगी, तो बारिश नहीं होती. ठीक है, तो ये क्या करिए, डायरेक्शन चेंज चलती तो रहती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड द पीरियडिक वेव्स. मानसून इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर है. लास्ट है लोकल विंड्स. The winds that blow during a particular period of time like a day in a year are known as the local winds. Means the winds which are blowing for in a particular area or in a particular period. कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही चले और टाइम के अकॉर्डिंग ही चलें, उसके बाद ना चले. मीन्स जैसे समर्स के अंदर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, गर्म होती हैं और खाली होती हैं, दे आर कॉल्ड द लू. तो लू इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है लोकल विंड का. कहाँ चलते हैं, केवल नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में चलती है और टाइम के अकॉर्डिंग चलती है. कब चलती हैं, समर्स के अंदर. ठीक है, दिस इज़ द लोकल विंड्स. अब आता है साइक्लोन. इसी विंड्स के ऊपर एक और चीज़ डिपेंड करती है हमारी विंड की स्पीड के ऊपर, दैट इज़ द साइक्लोन. अब साइक्लोन आपने सुना होगा, चक्रवात आया था ओडिशा के अंदर, हर साल आते रहते हैं. कई बार क्या है, ज़्यादा डैमेज होता है, ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, कई बार कम होता है, लेकिन आते रहते हैं समुद्र के अंदर. ठीक है, तो वो साइक्लोन होते क्या हैं, और हमारे इंडिया के अंदर जब आया था वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला कौन सा था, उसके बारे में पढ़ते हैं. एक केस स्टडी ऑफ साइक्लोन इन इंडिया. अब साइक्लोन पहले हम पढ़ेंगे, साइक्लोन होते क्या हैं. ए साइक्लोन इज ए स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर. मीन्स एयर की जो करंट है, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, किसकी, कैसे, वर्टिकल शेप में. जब हवा कैसे चलती है, वर्टिकल शेप में घूमती हुई चलती है. एंड स्पाइरल रोटेटिंग ओवर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरियाज लाइक ओशियंस एंड सीज. जब ये हवाएं कैसे गोल गोल रूप में कहाँ चलती है, लो प्रेशर एरिया में, कहाँ पर, जहाँ पर ओशियंस और सीज के अंदर जब चलती हैं, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोन. ठीक है, जब सीधी चलती हैं तो बारिश वगैरह लाती है, मानसून्स हैं, ये सारी विंड्स हैं. लेकिन जब वो गोल गोल रूप में, जब वर्टिकल शेप में जब चलती है, हवा की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है. क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आता है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सी लेवल पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है. लेकिन जब वो एकदम से चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो हवा की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द एयर करंट. ठीक है, और जब वो ओशंस के अंदर, सीज के अंदर आता है, तो उसकी स्पीड से पानी क्या जाता है, बाहर बहुत ऊंची हाइट तक भी आ जाता है, जिससे क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया हैव फेस्ड मैनी साइक्लोन्स. ओडिशा, द ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, हैज सीन मैनी साइक्लोन इन इट्स एग्जिस्टेंस. सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएंगे, कोस्टल एरियाज़ को इफेक्ट करेंगे. ठीक है, इन अक्टूबर 1999 2 cyclones hit Odisha and caused severe damage. The first cyclone hit on 5 districts of the state. 1999 में उड़ीसा के अंदर 2 साइक्लोन्स आए थे. ठीक है, और सबसे पहला तो किसमें, 5 डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट किया जो बिल्कुल नज़दीक थे. द अदर हिट 10 days लेटर ऑन 29 अक्टूबर एंड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड वाज डैमेज. और दूसरा उसका 10 दिन के बाद आया. द विंड ब्लू एट स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर फॉर 36 आवर. मतलब हवा की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 260 किलोमीटर पर आवर. और इसी स्पीड से कितने चली, लगभग 36 घंटे तक. मीन्स आप लगा लीजिए 1.5 दिन तक
ये हवाएं इतनी स्पीड से चलती रही और इसकी वजह से क्या है, जो पानी है वो बाहर आता गया, बाढ़ आती गई और सब कुछ डिस्ट्रक्शन है वो होता चला गया। द ट्रीज वर अपरूटेड, रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ब्लो अवे, द पावर एंड अदर सप्लाईज वर कट ऑफ कम्प्लीटली, मतलब बिजली वगैरह कट हो गई, बिल्डिंग्स डैमेज हो गई क्योंकि पानी जा रहा था उनके अंदर, इसलिए। हैवी रेन्स वर फॉलोड बाय फ्लड्स इन द रिवर्स, बारिश भी हो गई जिसकी वजह से क्या बाढ़ आ गई। द टाइडल वेव्स वास्ट द इनलैंड अप टू 20 किलोमीटर, और जो टाइडल वेव, जो समुद्री जो वेव्स थी, जो उसकी धाराएं थी, लहरें थी, वो कहाँ तक पहुँच गई थी, 20 किलोमीटर तक के एरिया को उसने कवर कर लिया था। कि जहाँ तक मान ली समुद्र आपने कहीं देखा, उसकी लहरें देखा ना कि कुछ एरिया तक वो बहती हुई आगे तक जाती हैं, उससे आगे नहीं जाती, लेकिन वहाँ पर उस समय उसकी स्पीड की वजह से क्या है, लगभग 20 किलोमीटर एरिया तक है समुद्र की धाराएँ हैं वो चली गई थी। द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हाई टाइडल वेव्स अप टू 7 to 10 मीटर हाई, loss of life and property was devastating, about 13 million people were affected, the entire coast of Odisha was swept away, livestock killed in thousands, agricultural land turned infertile, and the mangrove forest disappeared between पारादीप एंड द लोनार। ये सबसे इन जो हमारे क्या हैं आइलैंड लगा लीजिए, उड़ीसा के आसपास जो कोस्टल एरिया है उसके छोटे छोटे द्वीप हैं, टापू बने हुए हैं, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। इतना सारा डिस्ट्रक्शन उस समय हुआ था। अभी लास्ट ईयर भी मैथुन आया था, उससे पहले भी आए थे, आते रहते हैं चक्रवात समुद्र के अंदर, जो कोस्टल एरिया को ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि वहीं वहाँ पर लोकेटेड है। तो ये था साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, द वाटर वेप्योर प्रेजेंट इन द एयर इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज इज कॉल्ड मॉइस्चर। कि जो वाटर वेप्योर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, जैसे इवेपोरेशन, हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करते ही क्या बन गया, वो भाप बन गया, भाप होकर जैसे किस में मिक्स हो जाएगा, वो एयर, तो वो जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ कॉल्ड द मॉइस्चर। लगता है ना कभी सीलन सी लगती है हवा के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द मॉइस्चर। द मॉइस्चर इन द एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, और इसी से पता चलता है कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इज़ द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपोर। कि ह्यूमिडिटी क्या है कि कितने वाटर वेपोर इस हवा के अंदर और जा सकते हैं, मतलब कितनी कैपेसिटी है भाई, कितना परसेंटेज में वाटर और आ सकता है, वाटर के प्रेजेंट एयर के अंदर आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। ठीक है, कि कितनी इसके अंदर है और कितनी ये और ले सकता है, इवेपोरेशन की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग कितनी एयर के अंदर और वाटर वेपर मिक्स हो सकते हैं। वार्म एयर हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, देयरफॉर मेकिंग द एयर मोर ह्यूमिड। जो गर्म हवाएं होती हैं उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर वेपर के अंदर रखने की, ठीक है। और इसी से क्या होती है, जब भी गर्म हवाएं चलती हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। द कोल्ड एयर इज़ ड्राई फॉर द सेम रीजन, लेकिन जो ठंडी हवाएं आएंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल सूखी होती हैं, उनके अंदर कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती क्योंकि वेपोरेशन तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ह्यूमिडिटी उसमें नहीं रहती। ऑन ए स्पेसिफिक ह्यूमिड डेज स्वीट डज नॉट इवेपोरेट्स एज द एयर अराउंड अस इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर वेपोर। और जब ह्यूमिडिटी होती हैं तो उस समय जब हमारे पसीने वगैरह होते हैं तो वो सूखते भी नहीं हैं, ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में पानी की बूंदें थोड़ी रह जाती हैं आसमान के अंदर, तो हवा में मिक्स हो जाता है वो पानी, तो उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी हवा के अंदर क्या होती है, क्या होता है, इवेपोरेशन ऑलरेडी फुल होता है वो, तो उसकी वजह से क्या है, कपड़े वगैरह भी देरी से सूखते हैं, हमारे जो पसीने होते हैं वो भी देरी से सूखने लगता है ना, सीला सीला सा, वो सीलापन इसी वजह से होता है क्योंकि उस समय एयर के अंदर ऑलरेडी क्या होती है, मॉइस्चर होता है, और इसकी वजह से क्या वो ज़्यादा नहीं ले सकते, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो ले चुका होता है, उसके बाद वो नहीं लेता, तो इसकी वजह से हमारे कपड़े वगैरह भी हमें सीले सीले महसूस होते हैं। एंड वाटर वेपर थ्रेस वी फील अनकम्फर्टेबल, और इसी की वजह से क्या हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है ह्यूमिडिटी के अंदर। गिवन बिलो आर सम फैक्ट्स अबाउट मॉइस्चर इन द एयर। सम फर्स्टली द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव मोर मॉइस्चर इन द एयर देन अदर रीजन्स ऑन द अर्थ। जो भी इक्वेटरी एरिया रीजन्स हैं, मतलब जो नियर द इक्वेटर हैं,
इक्वेटर के पास एक भूमध्य सागर भी है, तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होगा, मॉइस्चर होगा, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन स्पीड क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर इज हाई देयर, सो द इवेपोरेशन स्पीड इज हाई, सो द एयर इज हैविंग मोर कैपेसिटी ऑफ द मॉइस्चर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, हाई है, इक्वेटर के ऊपर आपको पता है सनराइज सीधी आती है, टेम्परेचर हाई है, और भूमध्य सागर भी है वहाँ पर, टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब इवेपोरेशन की स्पीड भी इसमें हाई है, और इसके वजह से क्या है, एयर के अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। इन समर्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज एंड इन विंटर सीजन इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो। और समर्स के अंदर भी क्या है, इवेपोरेशन स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। कहाँ पर कहीं पर भी थोड़ा सा पानी हुआ या गीलापन हुआ, तुरंत इवेपोरेट होकर मिल जाता है हवा के अंदर, तो इसलिए समर्स के अंदर इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए हवा के अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। Therefore the polar regions have no moisture in the air। इसलिए पोलर रीजन्स में, जब पोलर रीजन में हवा कहाँ से आएगा मॉइस्चर, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, बर्फ़ जमा रहती है, इसलिए। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन हाइट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो जो अमाउंट है मॉइस्चर की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अमाउंट हाइट की तरफ मतलब कहाँ है, पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं तो जो स्पीड है मॉइस्चर की वो क्या होगी, कम होगी। इसका रीज़न यही है, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लेस देयर। और टेम्परेचर जब लेस है तो इवेपोरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर लो है तो कहाँ इवेपोरेट होगा, पानी कब इवेपोरेट होगा, जब उसको हीट ज़्यादा मिलती है। वो हीट कहाँ से मिलेगी, सन से, तो वो तो है ही नहीं पोलर रीजन्स पर, इसलिए वहाँ पर क्या है, स्पीड बहुत ही जीरो होती है। लास्ट है इवेपोरेशन। द मॉइस्चर इन द एयर कम्स फ्रॉम द मॉइस्ट लैंड एंड वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन। ये तो आपको पता है कि जो मॉइस्चर आया है एयर के अंदर वो कहाँ से आया है, इवेपोरेशन से। और इवेपोरेशन कहाँ होता है, वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ओके, इट इज़ ए प्रोसेस वेयर वाटर टर्न्स इनटू ए गैस। और ये ऐसा है कि जब पानी किस में बनता है, गैस के अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर एंड हीट एक्टिंग ऑन इट द वाटर वेपोराइजेज फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड कूल्स इन द एयर। और जैसे ही ये वाटर वेपर क्या है, ऊपर चला जाता है, वाटर बॉडीज़ का इवेपोरेट होकर ये क्या हो जाता है, हवा में जाकर ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन हैपन्स एवरीवेयर एंड एट ऑल द टाइम। हमेशा चलता रहता है, कहीं पर भी पानी हुआ, तुरंत हीट पड़ी उस पर्सन की और तुरंत इवेपोरेट होकर कहाँ पर चला गया, एयर के अंदर। दिस इज़ द रीज़न व्हेन यू स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर ऑन योर टेबल यू विल से दैट आफ्टर सम टाइम इट वनिशेज। और इसलिए जब भी कहीं पर भी हम पानी बिखेर देते हैं, चाहे हमारे कपड़े हैं, कहीं पर भी अगर कोई गीली चीज़ है, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो गया, इवेपोरेट होकर हवा में चला गया। As the temperature rises, the rate of evaporation increase and the temperature decrease, the rate of evaporation decrease। कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड है इवेपोरेशन की बढ़ेगी, और कम होगा तो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हीट मिलेगी तभी पानी इवेपोरेट होगा, तभी किस में चेंज होगा, गैस के अंदर। ठीक है, अगर हीट नहीं है तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ये था इवेपोरेशन का। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेरीज हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, पूछ भी सकते हैं, और ट्राई करना कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।